जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड प्लेटफॉर्म पे। अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ये अपना बैच का नाम है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो बैच है, हीरो बनेंगे। अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो बन के निकलेंगे ज्योग्राफी में। सिंपल सी बात है। अपन ने चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया है, जिसका नाम है ज्योग्राफी एंड इट्स डिसिप्लिन। अपन ने उसके एमसीक्यूज लगा लिए हैं, अपन ने उसकी थ्योरी लगा ली है। एमसीक्यू लगाते वक्त क्या चीजें पता चली है? अरे यार, ये तो क्या आता है, हलवा आता है। क्या आता है? हलवा आता है। हलवा कैसे आता है रे? हलवा कैसे आता है? अपन ने उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या होती है? क्या अपन ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था थ्योरी में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अलावा उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा फिजिकल ज्योग्राफी। अरे यार, एक बात बताऊं, फिजिकल ज्योग्राफी ऐसी पढ़ी थी कि बस ऊपर वाला भी आके क्वेश्चन बना देना तो भी अपन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अरे हाँ की नाम है, बोल। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन ने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया, इसके अलावा अपन ने एक ज्योग्राफी पढ़ी थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने इसमें पढ़ा था इकोलॉजी। इकोलॉजी किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से। सारी चीजें अपन ने लेक्चर 1 में क्लियर कर चुकी है। आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए। एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला। उसके अपन ने एमसीक्यूज लगा लिए हैं, एमसीक्यूज जाके देखिए, फटाफट से सोल्व करके आ जाइए। अपन आज पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। अर्थ आखिर क्या होती है? इतना शानदार आपको अर्थ इमेजिन कराने वाला हूं दोस्तों। इतना शानदार आप अर्थ पढ़ने वाले हैं, मेरे भाई बहन जो भी मेरे हो। इतनी शानदार अर्थ पढ़ेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि अर्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया एक गलत नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। आपको स्पेस के बारे में इमेजिन करने को मिलेगा कि स्पेस आखिर होता क्या है, प्लेनेट कैसे बने, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं जिसे बोलते हैं अपन, सन क्या होता है, सन में एनर्जी कैसे बनती है, सन इतनी एनर्जी देता कैसे है, कितने सोलर सिस्टम होते हैं, कितने सोलर प्लेनेट्स होते हैं, कितनी गैलेक्सीज होती है, कितनी मिल्की वेज होते हैं। आपने सुना होगा सारे मिल्की वेज वगैरह टर्म, क्या होता है मिल्की वेज, क्या होते हैं। अपन आज उनके बारे में सब कुछ पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें अर्थ को। ठीक है, एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते अपन। ओके, पेन चेंज करें। रेड कर लेते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। मेरा नाम है रोहित। आज मेरे साथ पढ़ेंगे अर्थ। ठीक है। अर्थ के बारे में अपन सारे डिटेल्स में आपको अभी जस्ट बताया हूं। अर्थ के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है और इतने शानदार तरीके से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है। उसके बारे में आपको पहले छोटी छोटी डिटेल्स बता देता हूं, अपन अर्थ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे अर्थ का, सारी डिटेल्स जानेंगे अर्थ के बारे में। ये अपनी प्यारी सी, बहुत प्यारी सी धरती इतनी शानदार है कि यहां के अलावा कहा जाता है कि इस सोलर सिस्टम में कोई भी जगह, पर्टिकुलर इस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, आगे आने वाले, आपको आगे आने वाले थोड़े से टाइम 10 मिनट बाद पता चलेगा कि आखिर आखिर ये गैलेक्सी वर्क कैसे करती है। यूनिवर्स, यूनिवर्स एक बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है। यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। मेरा नाम है रोहित। शुरू करते हैं अपन वीडियो को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कैसे अपन पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, वर्ड ध्यान से देखना। ओरिजिन, अर्थ की उत्पत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कहां से हुआ, समझ पा रहे हो? जैसे कोई भी अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका ओरिजिन होता है ये, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। कि इस पॉइंट से अपन ने एक पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है, उसका ओरिजिन होता है, उसका एंड होता है। तो ये एक अर्थ का, ये एक उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया उस स्ट्रेट लाइन का। वैसे ही एक अर्थ का एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने पहली हेडिंग डाल लीजिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नीचे जो यहाँ पे लाइंस जा रही है, हेडलाइंस जा रही है, यहाँ पे एजुग्रोन की वेबसाइट है, वहां पे आपको सारे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। जितनी भी डिटेल्स, अदर क्वेरीज, आपकी सारी क्वेरीज वहां पे सोल्व कर दी जाएगी। अब आपको ये जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं, आपको ये जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं दोस्तों, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखना। लेकिन मेरे को इसकी कीमत चाहिए। इसकी कीमत ये चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, यहां पे आपको वीडियोस के, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन मिलने से क्या होगा,
आपका टाइम बचेगा, चीजें बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा और आप वीडियो को सबसे जल्दी देख पाएंगे। कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, 1 रुपया भी आपसे फीस नहीं चाहिए मेरे को। फीस में बस यही चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें। कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, और ज्यादा डाउट हो तो मैं आपको अपने नंबर बता दूंगा, आप उस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सोल्व कर दूंगा। ज्योग्राफी में अपना बैच का नाम है जीरो टू हीरो। अपन जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, हीरो बन के निकलना है। इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चैप्टर 1 जिस तरीके से क्लियर किया उससे ज्यादा अच्छे क्लियर करेंगे अपन चैप्टर 2 को, जो कि जिसका नाम है अर्थ। इस तरीके से अपन इस तरीके से पढ़ने वाले ना दोस्तों, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हीरो बन के निकलना है। कल को कोई भी आपसे ज्योग्राफी के बारे में पूछ ले तो उसको बोल देना भैया तू रहने दे, तारे से ना हो पाएगा। अपन को उस लेवल की ज्योग्राफी आती है, ठीक है, उस लेवल की ज्योग्राफी आती है, तुमसे ना हो पाएगा। स्टार्ट करें ज्योग्राफी के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन ऑफ अर्थ, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है? बहुत सारे, अपन जब यूनिवर्स की बात करेंगे, आपको एक दोस्तों एक बात बताता हूं, सपोज करो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि अभी तक कोई उसका एंड मालूम नहीं कर पाया। सब एज्यूम ही करते हैं। यूनिवर्स इतना वास्ट है और इतने सारे सीक्रेट्स हैं, इतने सारे सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के बारे में जानने को। डेली कुछ ना कुछ सीक्रेट पता चलते हैं, हर नया सीक्रेट पता चलता है। आपको मैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अपन अपन एक प्लेनेट पे रहते हैं जिसका नाम है अर्थ, और वो कहां तक सीमित है, ये प्लेनेट कहां तक सीमित है, अपन कहां तक सीमित, अपन किस जगह तक जानते हैं। इतनी शानदार, इतना बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के बारे में अपन सारी चीजें समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में अपन सारी चीजें समझने वाले हैं। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस से। अपनी यूनिवर्स में बहुत सारी मैं एक बार सही तरीके से आपको नोट्स बनवा देता हूं। वैसे नोट्स से अच्छा मैं आपको इस थ्योरी को इतने अच्छे से समझाने वाला हूं। अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स में एक टॉपिक आता है नेबुलर हाइपोथेसिस। यूनिवर्स में बहुत सारी क्या है, नेबुलास है। नेबुलास क्या होती है? बहुत छोटी सी होती है, यदि आपको यहां से देखोगे तो दिखेगी नहीं। यूनिवर्स में तो बहुत बड़ी होती है, इन ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूं तो बहुत बड़े नेबुलास होती है। लेकिन मैं यहां से बात करूंगा तो आपको नेबुलास दिखेगी भी नहीं, ठीक है। नेबुलास देखने के लिए क्या होते हैं, एक बहुत अच्छे हाई लेवल के टेलीस्कोप होते हैं। आप उन्हें वहां से नेबुलास देख सकते हैं। नेबुलास डिफरेंट काइंड ऑफ नेबुलास होती है। नेबुलास में एक होती है बटरफ्लाई नेबुली। बटरफ्लाई नेबुली के बारे में बात कर रहा हूं। बटरफ्लाई के अलावा एनिमल नेबुली। बटरफ्लाई नेबुली क्या होती है ना, एनिमल नेबुली, यहां पे रुको मैं लिख देता हूं, एनिमल नेबुली। बटरफ्लाई नेबुली क्या होती है, वो इस साइज की बनी होती है, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे बटरफ्लाई होती है ना, ऐसे बनी रहती है बहुत। उसके मैं यहाँ पे डायग्राम डालना भूल गया, मैं उसका फोटो डालता, आप लोगों को इमेजिन कर पाते बटरफ्लाई नेबुली। आप गूगल पे सर्च करना बटरफ्लाई नेबुली क्या होती है, आपको पता चलेगा बटरफ्लाई नेबुली कितनी खूबसूरत। नेबुली बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। देयर आर लोड्स ऑफ स्टार्स का कॉम्बिनेशन होती है, बहुत सारे स्टार का कॉम्बिनेशन होती है। अपन पढ़ेंगे अभी नेबुलास क्या होती है, नेबुला के बारे में सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन फटाफट से। मैंने आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप इमेज कर पाए, क्या कर पाए, इमेज कर पाए, ठीक है। कमर सीधी करके पढ़ लो ना बाबू, सब कुछ मास्टर ही कर देगा क्या? कमर सीधी करो, यहाँ पे आलस, बस खाना वाना लेके बैठ जाओ, पहले बता रहा हूं, खाना पानी लेके बैठ जाओ, उठना नहीं है यहां से 40-50 मिनट तक। 2 पार्ट में क्लियर होगा ये वीडियो। बात ऐसी है दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो है, 2 पार्ट में क्लियर होगा। इतने लग्जरी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा। स्टार्ट करें अपन। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है? प्रपोज बाय जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम था इमैनुअल कैंट। रट्टा मारने वाला है, कोई खास बात नहीं है। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने इसके बारे में प्रपोज किया। सबसे पहले इनको बारे में देखा, सबसे पहले नेबुलर के बारे में सर्च किया। मैथमेटिशियन लाप्लास इक्वेशंस पढ़ी होगी आपने, मैथमेटिशियन। डेल स्क्वायर साई बराबर डेल स्क्वायर साई बाय dt स्क्वायर माइनस डेल साई बाय dt इक्वल्स टू 0, पढ़ा होगा ना, ठीक है। एक आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं दोस्तों, यहां पे मैथमेटिशियन भी ज्योग्राफी के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। मतलब ज्योग्राफी इसके बारे में जब रिवाइज किया गया था, अभी आपको 1-2 साइंटिस्ट और मिलेंगे जो आपको रिवाइज करते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हर बार रिवाइज की गई है, बहुत बार रिवाइज की गई है। चेंजेस डेफिनेशंस में होते रहते हैं। मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि आइंस्टाइन और न्यूटन हु इज द बेटर साइंटिस्ट। मेरे अकॉर्डिंग सबका अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है।
आगे आने वाले अभी इसमें जस्ट 30 से 40 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि जो स्टीफन हॉकिंग थे, जो हॉकिंग थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, इतनी डिटेल्स में बताया, उन्होंने बताया यूनिवर्स के बारे में, एक अलग स्टेट पे अपन को लेके गए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे यही बताया जा रहा है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत, लाप्लास ने इसको रिवाइज किया 1796 में। ये कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो आई होप बना लोगे। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड। नेबुलर, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नेबुलर एक जर्मन वर्ड है और ग्रीक वर्ड है जो कि क्लाउड से मिलकर बना है। बेसिकली यही होता है। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। इसके बारे में भी आपको आगे आने वाले जस्ट 1 मिनट बाद और ज्यादा अच्छे लैंग्वेज में मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन को पता चलेगा 90s में कैम्बरलिन और ये मोल्टन आए थे। कंसिडर दैट द वंडरिंग स्टार अप्रोच टू द सन। कुछ खास काम की बात नहीं है, आप इसे डिक्लाइन करके चलें। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पे आ रही है जिसके मैंने स्टार लगाया हुआ है। एज ए रिजल्ट ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन, सिगार शेप्ड पढ़ा होगा आपने। सिगार कैसी होती है, चलम जिसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे करके कुछ होती होगी। ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन, जब मैं आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये फोटो दिखाऊंगा। ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन, चलो मैं फोटो दिखा देता हूं फिर भी एक बार आपको। सिगार शेप, ये देखो, देख पा रहे हो आप? सिगार शेप है नहीं है। आगे इसका वॉल्यूम कितना है, वो आगे इसका जो एरिया है बहुत ज्यादा है, धीरे आगे इधर जाके पीछे जाके कम होता जा रहा है। सिगार शेप है या नहीं है? वापस आ जाए अपन। ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ए cigar shaped extension of material was separated from the solar surface. As a result, a cigar shaped extension of material was separate from the solar surface. अभी मैं आपको इसके बहुत शानदार डेफिनेशन बताने वाला हूं। ये सब एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो कुछ खास काम आने वाले हैं नहीं आपके। आगे बढ़ते हैं। एज द पासिंग स्टार मूव अवे, जब पासिंग स्टार कोई दूर जाएगा, द मटेरियल वहां से अलग होगा फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू द रिजोल्व अराउंड द सन। ये एक सन है, कोई भी स्टार होता है, स्टार जब दूर जाएगा तो वो जो मटेरियल रिजोल्व करेगा, मटेरियल जो कि वो सेपरेट करेगा, वो मटेरियल अराउंड सन के अराउंड रिजोल्व करेगा। और वो सन के अराउंड रिजोल्व करके देखो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूं। पहले मैं एक कलर चेंज कर रहा हूं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं अपन। ये एक सन है। अब सन के अराउंड सपोज करो, आपकी भाषा में स्टार कैसे बनाऊं? आपकी भाषा में स्टार कैसा बनाता हूं, देखो मेरे को, एंड आपकी भाषा में स्टार कैसा होता है? आपकी भाषा में स्टार होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कोई स्टार होता है। अब ये स्टार होता है, ठीक है, अब ऐसे स्टार बन गए। अब बेसिकली क्या होगा ना दोस्तों, जब ये जो स्टार होते हैं, जब ये स्टार होंगे और ये स्टार जब सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तो यहां पर जो ये मटेरियल जो छोड़ के जाएंगे, जब स्टार्स जाएंगे और मटेरियल जो यहां पे छोड़ के जाएंगे, वो मटेरियल सन के अराउंड क्या करेगा? बिकॉज सन के क्या है, सन की अपना ग्रेविटेशन फोर्स है यार। एक चीज बताओ, चलो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी देर बाद पता चल जाएगा, इतनी जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। सन का एक अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। तो बेसिकली क्या होगा ना कि जब ये छोड़ के जाएंगे तो जो मटेरियल तारे छोड़ के जाएंगे, जो स्टार्स मटेरियल छोड़ के जाएंगे, सेपरेट करके जाएंगे, वो इसके अराउंड रिजोल्व होगा एंड इट्स सोली कंडेंस्ड इनटू द प्लैनेट्स। और यही प्लैनेट्स बनते हैं भैया बाद में। चलो और अभी अपन आगे आने वाले 10 मिनटों में पढ़ेंगे तो ये प्लैनेट क्या होता है, ठीक है। चलो, बाइनरी थ्योरीज क्या होती है? लेटर द आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर ऑफ ए कैंपेन द सन हैव बीन कोएक्साइटिंग, कुछ खास काम का नहीं है। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर से आ जाओ। देखो मैंने अभी कहा था, आपको एक बात कही थी, एक सेकंड रुको। मैंने अभी आपको क्या बात कही थी कि जो नेबुला की डेफिनेशन है ना भैया, चेंज होती जाती है। सबसे पहले इमैनुअल कांत ने दी, उसके बाद
किसने दी थी? लाप्लास ने दी। और अब देखो, अब आप गिवन बाय ऑटो स्मिथ एंड रशियन, और कार्ल ने दी जर्मनी में। दे कंसिडर्ड, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो गिवन बाय किसने दी थी? एक रशियन वैज्ञानिक ने दी थी ऑटो, और कार्ल ने दी थी। इंपॉर्टेंट नहीं करता किसने दी, इंपॉर्टेंट ये कहता है कि क्या दिया, डेफिनेशन में क्या दिया। दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। सोलर नेबुला, नेबुलास बहुत सारे होते हैं गैलेक्सी में। आपको एक चीज बताता हूं, चलो आपको एक चीज बताता हूं पहले मैं आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, चीज समझाता हूं। बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल है अपने पास, ठीक है। यहां पे मैं समझाता हूं आपको कि ये एक आप यूनिवर्स मान के चलो, ऐसा एक यूनिवर्स मान के चलो। मैं बोलूं ये एक यूनिवर्स है, हालांकि ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स का कोई अता पता नहीं है दोस्तों, यूनिवर्स का कोई अता पता नहीं है। बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स। क्या है? अपने आप में एक वास्ट है, अपने आप में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हर एक, सिर्फ आप ये इमेजिन करके चलिए कि ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ मिल्की वेज होते हैं, मिल्की वेज होते हैं बिलियंस में। आप यकीन नहीं मानेंगे, बिलियंस में मिल्की वेज है, और हर एक मिल्की वे में, एक मिल्की वे में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। गैलेक्सी अलग होता है, मिल्की वे अलग होता है, ठीक है। हर एक, ये आ रही है समझने में, हर एक गैलेक्सी, हर एक मिल्की वे में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो आप ये सोचिए कि एक यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ मिल्की वे, और हर एक मिल्की वे में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, और हर एक गैलेक्सी में अपने बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम। समझ पा रहे हो आप कितना बड़ा यूनिवर्स है? आप एक बात बताइए, आप यहां पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया से अमेरिका जाना में आपको एक बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। यहां से आप मून पर जाओगे, मून एक अपना, अर्थ का एक अपना मून है, जो कि अपना एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे बोलते हो आप, नेचुरल सैटेलाइट करके टर्म कर सकते हैं इसे, नेचुरल सैटेलाइट होता है। अर्थ एक अपने आप में नेचुरल सैटेलाइट होता है। यहां तक कोई बात, ये लोग ना बहुत गंदे होते हैं, ये जो इतना ज्यादा साउंड पोल्यूशन करते हैं। चलो ठीक है, क्या कह रहा था, एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मिल्की वेज, हर एक मिल्की वे में बहुत सारी गैलेक्सीज, और हर एक गैलेक्सीज में अपने सोलर सिस्टम। हर एक सोलर सिस्टम ऐसे होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो अभी बस यही चीज मैं आपको क्लियर करनी थी, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। सोलर सिस्टम के फोटोज में मैं आपको दिखा देता हूं, दो वीडियोस लगेंगे इस चैप्टर को क्लियर करने में, बहुत अच्छे से अपन क्लियर करेंगे। ये सोलर सिस्टम है, कितना बड़ा आप सोच सकते हो। अपनी ये अर्थ है, ये बाकी सारे प्लैनेट्स है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस और मर्क्यूरी। मैं अभी जस्ट, आप कुछ मिनट रुकिए, चंद मिनट रुकिए, मैं यहां पे लेके आऊंगा और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी देखना आप, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन यहां तक पढ़ चुके हैं। अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? द कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला। ये जो सन होता है वो सोलर नेबुला से सराउंड होता है, कंटेनिंग मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। देखो आपको एक बात बताऊं, जो सन है ना, सन की जो एनर्जी सोर्सेज है, जो सन में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है वो है भैया, इसका पास जो गैसेज है वो है हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? 2He4 होता है, हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 होता है शायद, आई थिंक 1H2 होता है ना। हीलियम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2 हाइड्रोजन बोल दूं मैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? समझ पा रहे हो? तो मैं एक ऐसी बात बोल सकता हूं कि जब भैया जो हीलियम का जो नाभिक संलयन रिएक्शन होती है, अब नाभिक संलयन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, वो एक बार आप देख लेना। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं सन को, कि उससे आप देखिए कि जो अर्थ पे जो टेम्परेचर होता है, अर्थ पे जो टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड आजकल नॉर्मल टेम्परेचर रहने लग गया, यदि 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए तो आपकी स्किन जलने लग जाएगी। अभी ही जलने लग जाती है, आप धूप में खड़े नहीं रह सकते, आपके कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा धूप आजकल होने लग गई है। क्यों होने लग गई है? वो सब ओजोन के लॉस के कारण होने लग गई है, ओजोन के लॉस के कारण होने लग गई है।
टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। बहुत छोटा टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन हो जरूर रहा है। एक बार बताऊं, द कंसिडर्ड ऑफ द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। वो सोलर नेबुला क्या कंटेन करता है? हाइड्रोजन कंटेन करता है और हीलियम कंटेन करता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, सन को एनर्जी मिलती है, जिससे क्या होता है, सन को एनर्जी मिलती है। तो ये डेफिनेशन क्या यही कहना चाह रही है? ये डेफिनेशन क्या यही कहना चाह रही है? सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विद किसके साथ में? डस्ट के साथ में, डस्ट के साथ में डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। आपको एक चीज और बताता हूं, जब अपन अभी सैटर्न पढ़ेंगे, सैटर्न ऐसा कुछ सैटर्न मान लो, इसके चारों ओर ये जो रिंग होती है, मेथेन की रिंग होती है, यह है मेथेन की रिंग होती है। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। मेथेन की रिंग होती है, इसमें डस्ट के अलावा कुछ नहीं होता, डस्ट और मेथेन गैस। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, क्या डेफिनेशन दी आगे, क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो सन होता है, जो सन के चारों ओर जो सोलर नेबुला होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट। क्वेश्चन बना दे, वो तुमसे क्वेश्चन बना दे कि व्हाट इज द प्रेजेंट इन सोलर नेबुला। ठीक है, तो क्या आप कर लोगे? क्या 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 होता है? हीलियम होता है, हाइड्रोजन होती है जो कि गैसेस के रूप फॉर्म में होती है, दूसरा होता है डस्ट। आगे समझने में, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल। एक बार बताऊं, जब ये दो पार्टिकल, देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं आगे, एक आगे फोटो दिखाता हूं, कहां गया ये रहा। ये जो मटेरियल मान लो, आप प्लेनेट मान लो, कुछ भी मान लो, मटेरियल मान के चलो। अभी स्पेस में अपन सोचते होंगे कि यार छोटे छोटे से मटेरियल, नहीं 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 नहीं, होते हैं छोटे छोटे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े बड़े मटेरियल होते हैं। तभी तो सोचो ना कि जब भी कोई कोमेट पृथ्वी से टकराने लगता है तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि वो टकराए नहीं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जब वो टकराएंगे तो उनके बीच में क्या फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, फ्रिक्शन एक अपने आप में एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में क्लास 11th में। फिजिक्स भी अपन बहुत अच्छे से करेंगे यदि फिजिक्स के सेशन में लेता हूं आप लोगों के। ठीक है, चलो अपन वापस से आ जाए वहां पे। यहां तक चीज समझ में आ गई? फिर से रिवाइज करवाऊंगा अभी एक बार, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, एक बार रुक जाते हैं। द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल, जो भी टक्कर होगी, लेड द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड। फॉर्मेशन करते हैं डिस्क शेप क्लाउड का। समझ पा रहे हो आप? ये डिस्क जो भी शेप, डिस्क शेप बनती है ऐसे, प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सकर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न थ्योरीज क्या बोलती है? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में मॉडर्न थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में? मैंने आपको इसके बारे में कौन सबसे फेमस साइंटिस्ट बताया? हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप जो पढ़ते हैं ना न्यूटन के बारे में, आप जो पढ़ते हैं कि आइंस्टाइन, सर आइंस्टीन के बारे में, सर न्यूटन जैसे वैज्ञानिक आज तक हुए ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आइंस्टाइन अभी जो कि टाइम पीरियड रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का आप मान के चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के आइंस्टाइन साइंटिस्ट रहे हैं। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था तो आइंस्टाइन की एक फॉर्मूले से बनाया गया था वो बम। अब दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, जब आइंस्टाइन और न्यूटन के बारे में मैं कंपैरिजन करता हूं तो न्यूटन है ना, आइंस्टाइन जो है ना वो न्यूटन का 5% भी नहीं है दोस्तों। जब आइंस्टाइन अपने प्रोफेसर से पढ़ते थे, जब आइंस्टाइन अपने प्रोफेसर से पढ़ते थे तब वो न्यूटन्स के लॉस पढ़ा करते थे। उस वक्त के टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं। न्यूटन तो बहुत पहले बन चुके हैं, न्यूटन तो बहुत पहले आ चुके हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन ने कोई मैथमेटिशियन फॉर्मूले नहीं दिए, आप यकीन नहीं करेंगे, आइंस्टाइन ने मैथमेटिशियन फॉर्मूले दिए ही नहीं है। उन्होंने पढ़ाया, बस उन्होंने पढ़ाया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, लेकिन ये एक मेजर फॉर्मूला है जो कि एनर्जी और मास में रिलेशन बताता है। ठीक है, एनर्जी और मास में रिलेशन बताता है। एक सेकंड दोस्तों, एनर्जी और मास में रिलेशन बताता है। बात करूंगा न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने क्या दिया? न्यूटन ने दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया, NC2 NC5, ये सारी चीजें जितने भी फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n,
क्या होता है फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्या होती है। जितने भी फॉर्मूले पढ़े आपने, जैसे साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, कोस का एक्सपेंशन क्या होता है, सारे न्यूटन ने दिए हैं। और न्यूटन इतना बड़े वैज्ञानिक रहे हैं अपने आप में। मैं बेसिकली ये मानता हूं कि न्यूटन जितने बड़े हैं, आइंस्टाइन उनके 5% भी नहीं है। पहले के वैज्ञानिक में एक अलग ही होड़ होती थी दोस्तों। मैं आपको बताऊं थॉमस एडिसन के बारे में, थॉमस एडिसन के बारे में, थॉमस एडिसन के बारे में, और मैं बात बताऊं आपको निकोलस टेस्ला के बारे में। आप जब टेस्ला पढ़ोगे, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह की यूनिट होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब का एक आविष्कार किया थॉमस एडिसन ने। और टेस्ला, निकोलस टेस्ला, इतनी ज्यादा महारत हासिल थी इन्हें मैग्नेटिज्म के बारे में कि बताया जाता है कि जो निकोलस टेस्ला थे ना, उन्होंने टाइम मशीन तक बना लिया था, टाइम मशीन तक, ऐसा कहा जाता है। निकोल टेस्ला जो थे वो जमीन के अंदर बल्ब जला देते थे। बहुत अलग किस्म के वैज्ञानिक थे निकोलस टेस्ला। इनके बीच में होड़ लगी रहती थी हमेशा, थॉमस एडिसन और निकोलस टेस्ला के बीच में। आजकल वैसा कुछ रहा नहीं है, पहले जैसे साइंटिस्ट है ही नहीं दोस्तों। पहले एक अलग ही यूनिवर्स चलता था। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं बता रहा था। हॉकिंग्स दिमाग में आना चाहिए हमेशा बिग बैंग थ्योरी के वक्त। और जब मैं बात करूंगा इसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यूनिवर्स जो एक्सपांड होता जा रहा है, वो जो हाइपोथेसिस है, वो एक तरीके से बिग बैंग थ्योरी की एक स्मॉल डेफिनेशन बोल सकते हो। एडविन हुबल ने 1920 में प्रोवाइड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये प्रोवाइड सबसे पहले अपन को कब दिया, 1920 में उन्होंने एक अपन को एविडेंस दिया कि सर जो यूनिवर्स है वो अपने आप में एक्सपेंड हो रहा है। चीज समझ में आ रही है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी में अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा है कि यूनिवर्स जो हो रहा है एक्सपैंड होता जा रहा है, दिन ब दिन यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, और इतने सारे सीक्रेट्स जो कि अपन को यूनिवर्स के बारे में जानने हैं। आगे बढ़ू। दिस थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इज डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड दैट द फॉलोइंग स्टेजेस इज डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। ये अपन ने शिगार शेप्ड पढ़ा है, ये अपन ने शिगार शेप्ड पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या है देखो, मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूं कि बिग बैंग एक्सपेंशन होने में कितना टाइम लगा। बिग बैंग एक्सपेंशन होने में कितना टाइम लगा, 13.7 बिलियंस ऑफ ईयर्स। एक बात बताऊं आपको, कोई भी प्लेनेट ना यूं ही नहीं हो जाता है। कोई भी प्लेनेट के फॉर्मेशन को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कोई भी स्टार के फॉर्मेशन को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कोई भी सन के फॉर्मेशन को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और एक बात बताऊं, जितना भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जितना भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको भी एक पर्टिकुलर डिग्री इंक्रीज होने में लाख या फिर आप बोलो करोड़ ईयर लगते हैं। ऐसे ही नहीं है कि 5 साल में 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ना ना, केल्विन्स में बहुत धीरे धीरे। 1 डिग्री 273 केल्विन में होता है ना, बहुत धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बहुत धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। आप यकीन मानिए, रेट फास्ट हो चुका है लेकिन बढ़ेगा बहुत धीरे धीरे। बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने में। एक मायने रखता है अपने आप में। ठीक है, बढ़े। उन्होंने कहा है कि दिस थ्योरी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, कि बिग बैंग जो एक्सपेंशन हुआ अपने आप में 13.7 बिलियन ईयर्स लगे उसको। डार्क एजेस, यहां से ये देखो, अभी मैं आपको बताता हूं। इन्फ्लेशन, ये क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ यहां पे। इन्फ्लेशन होता है होने के बाद फर्स्ट स्टेज को 400 मिलियन ईयर्स लगे। देखो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट स्टेज को कितने लगे, 400 मिलियन ईयर्स लगे। फर्स्ट स्टेज के बाद डार्क एजेस आती है, फिर फर्स्ट स्टेज को 400 मिलियन ईयर्स लगे, फिर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ किसका, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का। एक बात बताओ कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा जिसे अपन ओरिजिन बोलते हैं, वहां से इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन के बाद डार्क एजेस आएगी, डार्क एजेस आने के बाद फर्स्ट स्टेज होगा जिसको 400 मिलियन ईयर्स लगे। 400 मिलियंस के बाद उसका एक्सपेंशन होगा, धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसके एक्सपेंशन में। उसके एक्सपेंशन में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, और फिर जब बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक्सपेंशन के बाद गैलेक्सीज, मिल्की वेज गैलेक्सीज, और फिर अपने एक सोलर प्लैनेट्स। ठीक है, फिर डार्क एनर्जी एक्सलेरेशन एक्सपेंशन होगा, वो उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ाऊंगा। जब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सलेरेशन एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है। ये जो ये टर्म थी ना, ये अभी
ये जो टर्म थी कि डार्क एनर्जी एक्सेलरेशन एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। अब ये देखो, एक बात बताऊं, ये सरफेस होती है, मैं आपको इसका 3D डायग्राम नहीं दिखा सकता, बेसिकली ये 3D है, बट मैं आपको एनिमेशन नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लिए एनिमेशन लेके आऊंगा। ऐसा कोई सरफेस होती है, एक सरफेस आप इमेजिन कर सकते हो, उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि वो किसी भी चीज को खींच सकती है। अब एक बात बताओ, सपोज करो यहां पे कोई प्लेनेट अपने आप में गिर गया, इस सरफेस पे कोई प्लेनेट गिर गया, तो वो क्या नीचे दबेगी? वो दबेगी तो क्या ऐसे ही फॉर्म होगा? नहीं होगा। यदि वो प्लेनेट अंदर जाएगा, एक बात बताओ, आप कोई भी कपड़ा लेते हो, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं आपको ये पेज बताता हूं, जैसे मैं आपको एक पेज बताता हूं, ये एक पेज है, यहां पे मैं ये चीज रखूंगा तो ये नीचे जो दबेगा ना, ऐसे दबेगा ना, ऐसे समझ पा रहे हो आप? ऐसा होगा कि ये चीज नीचे जाएगी, वैसे ही यहां पे हो रहा है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस पहले ऐसी नहीं थी, ये ऐसी नहीं थी, ये एकदम प्लेन सरफेस थी, जैसे एक प्लेट होती है, उस पर कोई भी जो प्लेनेट जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के कारण एक ऐसे एक्सपेंशन होगा। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, मैं इस डायग्राम से दूसरी चीज समझाना कोशिश कर रहा हूं। ये डायग्राम कुछ और कहता है। ये डायग्राम क्या कहता है कि ये जो चीज थी, इस चीज को मैं ऐसा खड़ा कर दूं, इसको वर्टिकल कर दूं, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या मेरे को ये मिल जाएगा? क्या 90 डिग्री रोटेट करने पे? अरे बोल, वही बिग बैंग इन्फ्लेशन हो रहा है, डार्क एजेस है, ये डार्क एजेस हैं, और फिर ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और यूनिवर्स एक्सपेंशन हो गया ऐसे, यहां तक आज तक कोई नहीं जा पाया। ऐसा बस कहा जाता है। एक बात बताऊं आपको, एक चीज और, आप यकीन नहीं करेंगे, स्टीफन हॉकिंग ऐसे कहते थे कि उनका कॉन्टेक्ट एलियन से है। समझ पा रहे हो आप? अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हो सकता है होगा, क्योंकि वो एक ऐसे साइंटिस्ट हमेशा पागल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। 13.7 बिलियन ईयर्स लगा फॉर्मेशन में, किसके? अर्थ के फॉर्मेशन में। अरे हाँ कि ना बोल, आगे बढ़े। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एक्साइटेड वन प्लान। ठीक है, ठीक है, यहां तक बोलना चाह रहा हूं कि इन द बिगिनिंग all matters forming the universe excited in one place in the form tiny ball singular atom with the unimaginably small volume। एक बात बताऊं आपको, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अपन ने पढ़ा है। यदि वॉल्यूम एकदम स्मॉल हो जाएगा, जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा, तो इसको लगभग जीरो के बराबर करूंगा, तो क्या ये इनफाइनाइट हो जाएगा? क्या डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी? तो क्या बोलना चाह रहा है ये यही तो बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम होगा तो क्या डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी? बोल, इनफाइनाइट वॉल्यूम ले रहा हूं, इनफाइनाइट टेम्परेचर ले रहा हूं, तो डेंसिटी अपने आप इनफाइनाइट हो रही है। इन द बिगिनिंग all matters forming the universe excited in one place from the tiny ball at the big bang the tiny ball exploded violently। ये जो tiny ball थी, ये exploded violently, इतना ज्यादा एक्सप्लोड किया इसने, इतना ज्यादा एक्सप्लोड किया, this led a huge expansion। it now generally expected that the event of big bang took 13.7 billion years before the present। समझ पा रहे हो? बिग बैंग एक टाइनी बॉल से एक्सपेंशन हुआ, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, जिसको 13.7 बिलियन ईयर्स लगे प्रेजेंट से। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन ऑफ द प्रेजेंट डे। यूनिवर्स अपने आप में वास्ट है और दिन ब दिन फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? क्योंकि वो जो टाइनी बॉल है, क्योंकि ये जो टाइनी बॉल है ना, ये जो टाइनी बॉल है, ये एक्सपेंशन हो रही है दिन डे बाय डे, एक्सपेंशन हो रही है, तो ये सरफेस बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? बोल, आगे बढ़ू, ठीक है। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन ऑफ द प्रेजेंट डे एट इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इन मैटर। अब एक बात बताऊं, आपने पढ़ा होगा जब कोई भी चीज का एक्सप्लोजन होता है ना, जब कोई भी चीज का एक्सप्लोजन होता है या कोई भी चीज का एक्सप्लोजन होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। चलो बॉम्ब का एग्जांपल लेते हैं, होगी नहीं होगी? समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना? ठीक है, तो ये दिमाग होना चाहिए कि आप समझ पाए, और मैं एग्जांपल इतने अच्छे अच्छे बताऊंगा आपको दोस्तों। अब देख लो आप कि वो ऐसे बोलना चाह रहा है सम एनर्जी वाज कन्वर्ट इनटू द मैटर। कब? जब एक्सपेंशन होगा, जब कोई चीज टकराती है ना। एक बात बताऊं, आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में कि जब ये बॉल, इस बॉल से कोई वी वेलोसिटी से बॉल जा रही है, ये इस बॉल से टकराएगी,
तो एनर्जी में कंजर्वेशन होगा। वो जब आप फॉर्मूला लगाते हो कि इसकी इनिशियल एनर्जी, और ये जब रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल एनर्जी 0 थी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा कि इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी जो हाफ m2 इसकी जो v2 स्क्वायर, ऐसे लगाते हो नहीं लगाते? लगाते हो ना। आप कोलिजन पढ़ते हो, इलास्टिक कोलिजन होता है, नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है, एनर्जी तो रिलीज होती है ना। ठीक है, तो द रैपिड एक्सपेंशन विद फ्रैक्शन फॉर ए सेकेंड आफ्टर द बैंग। ठीक है, आगे बढ़े। द एक्सपेंशन हैज शोव्ड डाउन within first 3 minutes, but the Big Bang events, the first atom began to form। चीज आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। Within 300,000 years from the Big Bang, टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ? 4500 केल्विन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। यूनिवर्स बहुत बहुत गजब की चीज है। आप जब इसे इमेजिन करेंगे यूनिवर्स में, जब आप ये गैलेक्सीज इमेजिन करेंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है, सोचो आप, ये एक गैलेक्सी है, ये एक मिल्की वे है, मिल्की वे में एक गैलेक्सी होगी, एक गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होगा। आप सोचो कितने सारे प्लैनेट्स होंगे यहाँ पे, इतने सारे प्लैनेट्स होंगे, कितने सारे यहाँ पे ये जो स्टार्स जैसे आप बनाते हैं, ये स्टार्स बनाते हैं। दोस्तों एक सेकेंड है ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे कि ये ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। हर एक ये बहुत बड़ा मिल्की वे है, मिल्की वे के अंदर गैलेक्सीज होगी, गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट्स होंगे। आप इमेजिन करिए दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स होंगे, इतने सारे प्लैनेट्स होंगे, ये जो इतने सारे प्लैनेट्स होंगे, क्या किसी न किसी प्लैनेट पे लोग एग्जिस्ट करते होंगे क्या? अरे हाँ कि ना बोल, समझ पा रहे हो आप? प्लैनेट्स पे लोग एग्जिस्ट करते ही होंगे ना यार। अब ये सोचिए कि क्या फिर एलियंस का एग्जिस्ट हो सकता है? एलियंस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं ये सोचता हूं कि अपन इस प्लेनेट पे रहते हैं, अपन इस प्लेनेट पे रहते हैं, अपन आज तक, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं आगे, आजा आजा, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। अपन जब इस प्लेनेट पे रहते हैं, अपन किस पे रहते हैं? अपन इस प्लेनेट पे रहते हैं। अपन अभी तक सिर्फ मार्स तक जा पाए, मतलब इसकी सरफेस पे अपन ने एक रोवर अपन ने छोड़ दिया, जिसे मंगलयान जो है, सरफेस पे बहुत सारे रोवर्स नासा के भी हैं, जापानीज एजेंसीज के भी हैं, समझ पा रहे हो आप? तो अपन इस अर्थ से अभी तक, अपन इस अर्थ से अभी तक सिर्फ मार्स पे ही जा पाए। ये एक सोलर सिस्टम है, अपन नेपच्यून तक या यूरेनस तक तो जा भी नहीं सके अभी तक, समझ पा रहे हो आप? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि गैलेक्सी में कितने सारे सोलर सिस्टम होंगे। अब सोलर सिस्टम में अपन सिर्फ एक प्लेनेट पे रहते हैं, जहां पे अपन को पता है कि इस प्लेनेट पे भैया वाटर है, इस प्लेनेट पे भैया लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? सपोज करो कोई दूसरा मिल्की वे होगा, उस दूसरा मिल्की वे में कोई गैलेक्सी होगी। मैं इस मिल्की वे की बात नहीं कर रहा, इस मिल्की वे में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और इस गैलेक्सीज में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है। एक पर्टिकुलर अपना एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, दूसरे सोलर सिस्टम में क्या हो सकता है कि एक दूसरा प्लेनेट होगा जहां पे एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे, हो सकता है ना। ये एक बहुत बड़ी, अपने आप में यूनिवर्स के बारे में जानना एक बहुत बड़ा खेल है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। एक बात बताओ कि जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन होगा तो जो गैलेक्सीज होगी, क्या गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस होगा वो बढ़ेगा? गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या इंक्रीज होगा क्या? पोल, ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन बात कर रहे हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है, गैलेक्सी कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूं मैं, मिल्की वे की बात नहीं कर रहा। एक गैलेक्सी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कंटेन करती है। एक बात बताता हूं फिर से आपको, वो ये सन इमेजिन कर लो, वो डायग्राम इमेजिन कर लो। ये सन है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है। अपन को अर्थ से सन कितना सा दिखाई देता है? इतना सा दिखाई देता है। अरे यार ये छुटकू सा दिखाई देता है। तारे तो अपन को और भी पॉइंट में दिखाई देते हैं। जबकि एक बात बताऊं, एक जो तारा होता है ना, एक तारा वो अपनी अर्थ से भी बड़ा होता है, अपनी अर्थ से भी बड़ा होता है। जो सन है ना, सन अपनी अर्थ उसका 1/लेक पार्ट है, कि अपनी अर्थ जैसी 1 लाख दूसरी अर्थ बन जाए, इतना बड़ा होता है सन।
वैसे ही जो तारा होता है ना, तारा जो स्टार्स जिसे बोलते हो, वो स्टार्स कोई छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा स्टार होता है, अपनी अर्थ से भी बड़ा, लेकिन वो अपन को छोटा दिखाई देता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है ना, उसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ड्रॉप में दिखाई देता है। और आप सोचो कि यदि ये तारे नहीं हो तो लाइट्स कहां से आएगी। क्या खूब कहा है ना। एक कहावत, एक शायरी सुनाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, ये वीडियो वैसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। कि गैलेक्सी कंटेन्स ए लार्ज नंबर्स ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी स्प्रेड अवर वास्ट डिस्टेंस द मेजर्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से, आपका यहां से एक शानदार क्वेश्चन बनेगा कि जो डिस्टेंस जो मेजर हो रही है, जो डिस्टेंस, जो अपन डिस्टेंस की यूनिट क्या आ रही है, लाइट ईयर्स। कि जो यूनिवर्स में किसके बारे में बात करेंगे अपन, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो किस में बात करेंगे, लाइट ईयर्स में बात करेंगे। कोई किलोमीटर्स में अपन बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर्स में बात करेंगे। The galaxy spread over the vast distance that are measured into the light year। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, मैं चंद्रमा के बारे में बात करूंगा, यहां से मून के बारे में बात करूंगा, या यहां से मैं सैटर्न के बारे में बात करूंगा, या यहां से मैं जुपिटर के बारे में बात करूंगा, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि जुपिटर कितना लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। एक एग्जांपल ले लिया, जुपिटर है सपोज करो सर 25,000 लाइट ईयर डिस्टेंस पे। ये होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अपन के थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में लेंगे अपन डिस्टेंस किसकी, गैलेक्सीज में। द गैलेक्सी स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, पढ़ा है अपन ने, वेरी लार्ज क्लाउड कोल्ड नेबुला। नेबुला से पढ़ा है ना, अरे बोलो यार, नेबुला। Eventually growing nebula develops localized clumps of gases. These clumps continues to grow into even denser। एक बात बताता हूं फिर से आपको यहां पे कि these clumps continues into grow into even denser gaseous bodies, given rise to forms of stars। स्टार के बनने का रीजन मिल गया क्या। These clumps, कौन से clumps, eventually growing nebula develops localized clumps of gases। जो गैसेस के क्लम्प्स होते हैं ना, वो क्लम्प्स अपने आप में बढ़ते रहते हैं, वो जो गैसेस के क्लम्प्स होते हैं वो ग्रो करते रहेंगे और डेंसर होते जाएंगे, डेंसर होते जाते, जो गैसियस बॉडीज होती जाती है वो डेंसर होती जाती है, और वो क्या फॉर्मेशन करेंगे, वो स्टार्स का फॉर्मेशन करेंगे। बोल, ये चीज समझ में आई, आई हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो कलर चेंज करते हैं अपन। These clumps continue to grow into the even denser gaseous media bodies, given rise to formation of stars। The formation of a star is believed to have taken place 5 to 6 billion years ago। एक बार बताऊं, एक तारे को बनने में क्या अभी भी स्टार्स बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे होंगे। क्यों बन रहे हैं स्टार्स, क्योंकि नेबुला, क्योंकि बिग बैंग एक्सपेंशन डेली हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन डेली हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन डेली हो रहा है बच्चों। एक बात बताओ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन डेली हो रहा है, तो ये क्या जो गैसियस बॉडी हो रही है, ये क्या इवन डेंसर होती जा रही है, इवन डेंसर होती जा रही है, तो डेंसर टू डेंसर होती जा रही है, तो स्टार्स का फॉर्मेशन डेली होता जा रहा होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आज से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी आज से 5.6 बिलियन ईयर्स बाद क्या मैं बोल सकता हूं कि एक तारा और देखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को मिले। समझ पा रहे हो, आगे बढ़े। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। आज यहां तक ही पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, नेक्स्ट सेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये सेशन वास्तव में एक लंबा सेशन चलेगा, क्योंकि अर्थ के बारे में पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज है, अर्थ के बारे में पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये आपके आगे भी आएगी। अर्थ ये जो आपके आगे आने वाले, मतलब आप कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप आगे इन फर्दर चीजें पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, अर्थ एक बहुत ज्यादा डिटेल्स में आने वाली है, इस वजह से आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या होता है, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन ए नेबुला। द ग्रेविटेशन फोर्स विद इन द लम्प्स leads to the formation of core of the gaseous cloud and the huge rotating disk of the gases dust around the gas core। एक चीज समझाता हूं, ये बोलना चाह रहा है कि द स्टार्स वर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन ए नेबुला, नेबुला के अंदर हो गए। नेबुला के अंदर कितने हो गए, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं क्या, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं क्या नेबुला के अंदर। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स
लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर, एक ऐसा कोर का निर्माण करता है, एक ऐसा कोर का फॉर्मेशन करता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा कोर का फॉर्मेशन करता है जो कि गैसियस जो क्लाउड होंगे एंड द ह्यूज रोटेटिंग डिस्क, जो कि इसकी रोटेटिंग डिस्क होगी, जो कि मटेरियल की रोटेटिंग डिस्क होगी, मटेरियल की जो रोटेटिंग डिस्क होगी और जो गैसेस की रोटेटिंग डिस्क होगी, वो डस्ट डेवलप्स करेंगे, किसके बारे में, गैस कोर को डेवलप करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। ऐसा बोलना चाह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर ऑफ ए गैसेस क्लाउड एंड द ह्यूज रोटेटिंग डिस्क, जो कि रोटेटिंग जो डिस्क होगी, जो कि रोटेटिंग डिस्क होगी, और जो डस्ट होगी, जो डस्ट अपन ने पढ़ा है, डस्ट और डस्ट के अलावा क्या क्या होती है, गैसेस होती है। गैसेस कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन। ये जो एक किसका निर्माण करेगी, ये एक फॉर्मेशन करेगी किसका, ये एक कोर का फॉर्मेशन करेगी, गैस कोर का। यहां तक चीज समझ में आई। द गैस क्लाउड्स starts getting considered and the matter around the core develops into small rounded objects. The small rounded objects by the process of cohesion development into the world called is planetesimals. Definition बोले planetesimals क्या होता है, planetesimals क्या होता है, लिख दोगे क्या, क्या होता है प्लेनेटेसिमल? कि जो गैस क्लाउड अपन ने पढ़े, ठीक, जब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड द मैटर अराउंड, और जो भी उस गैस उस जो भी उस क्लाउड्स के अंदर, जो भी उस गैसेस क्लाउड के चारों तरफ जो भी मैटर है, जो भी चारों मैटर है, वो क्या एक कोर डेवलप करेगा, एक कोर डेवलप करेगा। अब कोर डेवलप करेगा, वो एक कोर डेवलप करेगा, सपोज करो वो एक कोर डेवलप करेगा और उन्होंने ये कोर डेवलप कर दी, उन्होंने एक कोर डेवलप कर दी। अब वो कोर डेवलप करेगा और उसके चारों ओर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या उसके चारों ओर क्या बोल सकता हूं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो कि यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल अराउंड राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेंशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि द लार्जर बॉडीज स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय कोलिजन। लार्जर बॉडीज जब कोलिजन से, जब कोई भी प्लैनेट्स टकराएंगे, कोई भी चीजें टकराएगी, तो जो लार्जर जो बॉडीज जो उससे निकलेगी, जो जो बॉडीज निकलेगी, अलग अलग बॉडीज टुकड़ों में टूट जाएगी, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी, तो जितनी भी लार्जर बॉडीज होगी जो सेपरेट होगी, जो बनना स्टार्ट होगी, किससे, कोलिजन से, टक्कर से बनना स्टार्ट होगी, एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द मटेरियल स्टिक टुगेदर। ये एक कोई भी लार्जर बॉडी, ये फोटो में छोटी सी दिख रही है लेकिन है बहुत लार्जर। सपोज करो ये 300 किलोमीटर की एक रेडियस वाली बॉडी है। अब पृथ्वी की रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6200 बोल दूंगा, 6200 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, 12400, 6400 है शायद, 6400 है क्या, हाँ शायद इतनी है, 6200 किलोमीटर है और 12400 किलोमीटर इसकी डायमीटर है अर्थ का। ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें ये याद रखनी है। तो लार्जर बॉडी स्टार्ट्स फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। प्लैनेटेसिम, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं दोस्तों। प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में। अब मैं चाहता हूं, मैं कुछ भी फीस नहीं ले रहा आपसे, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको सारे डाउट क्लियर करवाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो बना दूंगा दोस्तों, यकीन मानो जीरो टू हीरो बना दूंगा। अभी आपको जितनी भी चीजें पढ़ी है एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा और आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा। आप यकीन मानना दोस्तों, आप यकीन मानना, एक बार आप जब वीडियो बंद हो जाए ना, आप एक बार सोच के देखना आज क्या क्या पढ़ा है। आज मैंने पढ़ा है ओरिजिन ऑफ अर्थ, स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या क्या, अभी आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, 1 मिनट लगेंगे बस। एक बार मैं लास्ट पॉइंट पढ़ा दूं। अब ये जो प्लैनेटेसिमल आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। अब दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्लैनेटेसिमल accrete to form a fewer large bodies into the planets in the form of planets। बन गया क्या प्लेनेट? बोलो, यहां तक चीज समझ में आ गई? प्लेनेट बन गए क्या? अरे यार, मैंने तुमको बता दिया, मैंने तुमको बता दिया। क्या बताया, क्या बताया, बोल, बताया नहीं बताया, क्या बताया, क्या बताया? These large number of small planetesimals, these large number of small planetesimals accrete to form a fewer large bodies। छोटी छोटी बॉडीज से, छोटी छोटी बॉडीज से ये जो लार्ज जो प्लैनेटेसिमल्स बने हैं, क्या इन्हें इन फॉर्म ऑफ, इनको प्लैनेट्स बोल दूंगा क्या यार? छोटी छोटी बॉडीज से तो बना है ना। एक बात बताऊं, अभी अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा आपको कि अर्थ कैसे बनी है, पहले अर्थ कैसी थी, अभी आने वाले आगे अर्थ कैसे बनी, क्या पहले अर्थ पे सब कुछ था क्या, क्या अर्थ पे सब कुछ होता है क्या? हर चीज पढ़ाऊंगा आने वाले सेशंस के अंदर। क्या हर चीज पढ़ाऊंगा, बता दूं, शुरू से एक बार रिवाइज करवा दूं क्या?
क्या क्या पढ़ लिया अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? आजा आजा, अपन ने कितनी सारी चीजें पढ़ ली, समझ में आ रहा है? अपन ने सबसे पहले पढ़ा अर्थ की इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर अपन ने उसके बाद पढ़ा नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लिया कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है। बहुत सारी नेबुलस होती है, बटरफ्लाई नेबुलस होती है, हर एक नेबुलस में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। नेबुलस को अपन आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें टेलीस्कोप से देख सकते हैं। उनकी डेफिनेशन मतलब सिगार शेप में होती है। फिर उसके आगे आने वाले सेशन में अपने बताया कि उनसे मटेरियल भी एक सेपरेट होता है, और जो स्पेस क्रिएट होता है वहां पे गैसेस होती है। बाइनरी थ्योरीज, कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में एक अदर डेफिनेशन दी कार्ल ने और ओटो ने। वो क्या डेफिनेशन दी कि जो सेलुलर नेबुलाज होता है, जो सन के अराउंड जो सोलर नेबुलाज होता है, वो उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती है, अलोंग विद द मेनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। चीज समझ में आ रही है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैटर्न के चारों ओर बता दूंगा मैं, अभी आपको आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये डिस्क के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या ये डिस्क अपन ने पढ़ी? ये डिस्क अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने आगे क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि मॉडर्न थ्योरीज में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, बिग बैंग थ्योरी से पढ़ा कि एक पर्टिकुलर एक पेनी बॉल की तरह चीज रही होगी, उसका एक्सप्लोजन हुआ, डार्क एजेस आई, डार्क एजेस के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने में गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, GALX गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। कितना टाइम लगा? 13.7 बिलियन ईयर्स। ये अपन ने पढ़ लिया। इसके आगे बात करूंगा एक्सेलरेशन, इसका इसी का डायग्राम उसी का डायग्राम में वर्टिकल कर दूंगा तो क्या ये हो जाएगा? बिग बैंग इन्फ्लेशन, डार्क एजेस, एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इतना टाइम लग रहा है। अभी भी यूनिवर्स फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, यूनिवर्स फैलता जा रहा है। तो जो गैलेक्सी है उनके बीच में क्या जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। द बिगिनिंग ऑफ द मैटर फॉर्मिंग यूनिवर्स एक्साइटेड टू वन पैलेस टू द टाइनी बॉल। ये पन्ने पढ़ लिया, टाइनी बॉल से एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। ये अर्थ, और ये देख लो आप अर्थ की जो एनर्जी है, एनर्जी समझ में आ रहा हो? एनर्जी समझ में आ रही है? फिर अपन ने पढ़ा कि बिग बैंग को जो कि 300,000 ईयर्स लगे, बिग और टेम्परेचर को कितने ड्रॉप होने में, 4, मतलब आप ये सोचो कि इतना ज्यादा 4500 केल्विन डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होने में 300,000 ईयर्स लगे। तो आप सोच सकते हो ना आपकी किस तरीके से अपना यूनिवर्स वर्क करता है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। ये अपन ने बता चुका हूं मैं आपको। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो बहुत सारी गैलेक्सीज है उनमें 1000, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी, 1000 नंबर ऑफ लाइट ईयर्स में मैं डिस्टेंस दूंगा। इवेंचुअली जो नेबुला होता है वो डेवलप करता है गैसियस क्लम्स को, और जो गैसियस कोर होती है ना, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बिलीव्ड दैट टेकन प्लेस टू 5 to 6 बिलियन ईयर्स टाइम लगा, एंड द क्लम्स गो इनटू डेंसर, और जो बहुत ज्यादा डेंसर होती जा रही है, और फिर स्टार का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। द लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय ए कोलिजन। टक्कर से जितनी भी लार्जर बॉडीज बनेगी, उन लार्जर बॉडीज के मिलने से क्या एक प्लेनेटेसिमल बनेगा, और ऐसे प्लेनेटेसिमल जो लार्जर, बहुत सारी लार्जर बॉडीज से बनता है। द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेनेटेसिमल्स, अब छोटे छोटे प्लेनेटेसिमल्स होंगे, उनके लार्ज नंबर से क्या एक प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया क्या? एक प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया क्या? क्या इस सेशन में इतना ही पढ़े? अब अपन को क्या क्या पढ़ना है ये मैं समझा चुका हूं। इसके आगे पढ़ेंगे अपन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इनर प्लेनेट्स आउटर प्लेनेट्स पढ़ेंगे, ये पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये जितने भी इनकी डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी साइज सबसे ज्यादा है, जुपिटर की साइज सबसे ज्यादा है, किसके पास सबसे ज्यादा मून है, द डिफरेंस बिटवीन टेरेशियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेशियल मतलब ये वाले जो इनर प्लैनेट्स है, और जो आउटर प्लैनेट्स है इसके बारे में अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मून के बारे में पढ़ेंगे, किसके पास सबसे ज्यादा मून है, वही बिग स्प्लिट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यहां से यहां तक कैसे फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, और ये बस यहां तक पढ़ के अपन खत्म करेंगे। एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ के अपन खत्म करेंगे सारी चीजें नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। इस फीस के रूप में बस मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एडुग्राउंड प्लेटफॉर्म से ऐसे जुड़े रहें। आपको बाकी वीडियोस अदर टीचर्स के आपको सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों को, और बताएं कि ये एक ऐसा मास्टर है जो मेरे को जीरो से हीरो बना देगा ज्योग्राफी के अंदर। क्लास 11 की ज्योग्राफी में हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के पर्टिकुलर एमसीक्यूज लगाएंगे, इतने हलवा लगेंगे आपको एमसीक्यूज, जब थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा। 2 घंटे में एक टॉपिक की थ्योरी क्लियर हो रही है दोस्तों। आप उसकी रिटर्न नोट्स खुद से लिख सकते हो, बिना देखे आंखें बंद करके नोट्स लिख दोगे, आपको टॉपिक से याद आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब कोई भी बात होगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जितने भी वीडियोस है अपन देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस में आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा।
जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। नेक्स्ट वीडियोस कल मिल जाएगा शायद, या आज ही मिल जाएगा थोड़े से टाइम बाद। फिलहाल के लिए इतना ही, आप एक ब्रेक लीजिए, कुछ खाइए पिए, मैं आता हूं थोड़ी सी देर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।